नमस्कार। चाय के बाद आप लोगों का स्वागत है। पहले 2 व्याख्यानों के बाद मुझे लगा ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, पर बाद में मुझे याद आया कि 1915 में जब गांधी हिंदुस्तान आया तो वो भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही था, पर बाद में सब ने उसी की धुन पर नाचना तो शुरू कर ही दिया है। तो देर आए दुरुस्त आए, गांधी 150 चल रहा है। अंग्रेजी में हो रहा था, मैंने पूछ लिया आयोजकों से कि ये सो कॉल्ड मद्रासी अगर हिंदी में बात कर लेगा तो चलेगा। तो अजय भाई ने कहा कि भाई हैदराबाद है, हिंदी दौड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई इससे अच्छी क्या बात हुई, सोने में सुहागा है। गांधी की बात मैं सिर्फ इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि आजकल एक बहुत अजब किस्म का आत्मविश्वास मानवता की, पूरी मानवता में खड़ा हो गया है। वो चाहे चाइना के इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर के हो या इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के प्रॉमिस की हो। हमने ये पूछना बंद कर दिया है कि ये 5 ट्रिलियन क्यों चाहिए, क्या करेंगे इसका। जब हम 4 ट्रिलियन पे पहुंचे या 3 ट्रिलियन पे पहुंचे तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गए क्या, तो 5 से हो जाएंगे क्या, ये वो मोहनदास करमचंद गांधी ज़रूर पूछ लेता। तो मैंने सोचा भाई अब उसी मोहनदास की थोड़ी सी बात कर लें। दरअसल बात यह है कि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा 21वीं सदी की बात करने लगे हैं। तो मुझे याद आया कि इस दुनिया में जिसका दिमाग सबसे ऊंचा माना जाता था, ऐसे अल्बर्ट आइंस्टाइन स्पिनोज़ा की बायोग्राफी पे प्रीफेस लिख रहे थे। और ये मैं कोट पढ़ूंगा, कुछ बीच बीच में पढ़ूंगा इसीलिए कि ऐसे महान लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना ही ठीक है। मैं बोलने जाऊंगा तो गलती कर सकता हूँ, इसीलिए पढ़ लूंगा। आप ज़रा ध्यान लगाइएगा सिर्फ कि ये आदमी 1946 में क्या कह रहा है, 20वीं सदी में क्या कह रहा है। हम 21वीं सदी में आकर के सोच रहे हैं कि टीना फैक्टर काम कर रहा है और कुछ हो ही नहीं सकता, या कोई ह्यूमैनिटी की कंसर्न नहीं हो सकती है। ये सुनिए आप कि स्पिनोज़ा के प्रीफेस में आइंस्टाइन को क्या कहना है। और ये मैं नई पीढ़ी के लिए बात कर रहा हूँ। आज मुझे इस बात का बहुत आनंद है कि मेरे जैसे सफ़ेद बाल वाले कम और काले बाल वाले ज़्यादा हैं। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मंथन की सक्सेस है और इसीलिए तहे दिल से मंथन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका जो है, इस मौका मेरी हौसला अफजाई के लिए मौका मुझे दिया गया। अजय भाई, भाई विक्रम, आप दोनों को बहुत बहुत और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अब सुनिए आइंस्टाइन क्या कहते हैं। The confidence in the sure and constant progress of mankind that inspired people in the 19th century has given way to a crippling disillusionment. No one, it may be presumed, can deny the progress made in the realm of knowledge and in the field of technological invention, but we have experienced the disillusioning fact that all these developments have not essentially elevated the hardship of man's destiny, nor have they ennobled his actions. The habit of causal interpretation of all phenomena, including those in physical and social spheres, has deprived the more wide-awake intellectuals of the feeling of security and of those consolations which traditional religion founded on authority offered to earlier generation. It is a kind of banishment from a paradise of childlike innocence. Such, in brief, is the description of the distress. Such is the distress and experienced by the thinking man of our time. Often he escapes from his misery into a fanciedly superior skepticism or into distraction of all kinds, which keeps him from coming to his senses. But the efforts is vain. We cannot in the long run substitute narcotics for wholesome nutrition.
There are only a few individuals whose inner clarity is such as might enable them to impart their own subjective experiences to their fellow men in comprehensible form. Here it is of great importance for the people of our time to become acquainted with the lives and struggles of those eminent personalities who have endured and overcome their severe spiritual distress, and whose life story and life works can offer us penetrating insights into this heroic conflict. You have understood that Einstein understood Gandhi was one such personality because he, later on paying tribute, said, "Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth." गांधी के लिए ये कहा गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन परेशान हैं कि दुनिया सुख से नहीं चल रही है 1946 में, आज हम लोग संकट में हैं। गांधी इस संकट को देख सका था, और आज के संकट जो हैं वो सारे संकट, अगर मैं छोटे में कहूँ तो व्यक्ति, समष्टि और प्रकृति के हैं। अगर किसी को हिंदी के शब्द कठिन लग रहे हैं तो वो है इंडिविजुअल, द अदर्स, द मैक्रो एंड द नेचर। और आप देख रहे हैं कि ये तीनों संकट हमारे सामने हैं, और व्यक्ति, समष्टि और प्रकृति के सामंजस्य को बनाने वाला, हार्मनी को बनाने वाली कोई चाबी रखता है तो उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है इस 150वें साल में। व्यक्ति की क्या समस्या है? व्यक्ति की समस्या ये, हम लोग आज देखिए, आज सारे अखबार भरे पड़े हैं, सारे अखबार आज इससे भरे पड़े हैं कि गांधी से हमें मॉरल्स सीखना चाहिए। समाज की नीति और मोरालिटी जो है वो कम हो गई है, चली जा रही है, और इस संकट को सब समझ रहे हैं। पर हम गांधी को थोड़ा थोड़ा चाहते हैं, खंड में चाहते हैं, पूरा नहीं चाहते हैं। क्योंकि गांधी पूरा हमें पसंद नहीं है, क्योंकि एक 3 पीस सूट पहनने वाला बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी जब मेमन को, अब्दुल्ला मेमन को कहता है कि भाई मेरी फर्स्ट क्लास की टिकट निकलवाना, मैं ट्रेन में जा रहा हूं, बैरिस्टर हूं, वहां से लेकर के अधनंगा फकीर बन करके घूमता है, और 1931 की कॉन्फ्रेंस में उसको साथ में ले जाने वाले उसके अशरर को जब वो कहते हैं कि गांधी, यू हैव वोर्न टू लिटिल फॉर अटेंडिंग क्वींस टी पार्टी, तो वो गांधी कहते हैं कि येस दैट्स ट्रू, बट यू हैव वोर मोर देन फॉर बोथ ऑफ अस। तो ये आदमी जो है दुनिया की नंगेपन को ढकने के चक्कर में खुद अधनंगा हुआ था। इस बात को हम समझ लें तो इसकी बात समझ में आएगी कि मोहन की जो यात्रा है, मोहन की जो यात्रा है जो उसको महात्मा तक ले जाता है, उस समय वो किताब, मेरी बात हुई अजय भाई से, मैंने कहा भाई संकोच मत करिए, एब्रिज वर्जन मत रखिए, तेलुगु में भी अवेलेबल है, तमिल में भी अवेलेबल है, हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में सत्य के प्रयोग अवेलेबल हैं। मेरी आपसे एक बहुत छोटी दरखास्त है कि आत्मकथा पढ़ लें, इस आदमी की कहानी पढ़ने लायक है, क्योंकि मोहन जो है वो इटरनली विजिलेंट आदमी है। मोहन कीप्स कॉलिंग मोहन, अपने बचपन से लेकर के बड़े होने तक हर क्षण जो है वो अपने आप को पुकारता है। कब पुकारता है? स्कूल में देर हो गई है, शनिवार के दिन स्कूल नहीं पहुंचा है बच्चा पीटी के लिए, टीचर नेक्स्ट डे उसकी एब्सेंस लगा देता है, तो लड़का रोने लगता है, कहता है कि आप मुझे गलत साबित कर रहे हैं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं तो आया था, पर बादल होने की वजह से मुझे समय का नहीं पता चला। और बालक मोहन बड़ा होकर के कहता है कि मेरी जिंदगी की एक सीख मैंने ये ली कि इट इज़, आप जो हैं वो सिर्फ सत्यवान हों ये ज़रूरी नहीं है, आप सत्यवान होने के साथ साथ आगाह भी हों, यू हैव टू बी केयरफुल एज वेल। ये मोहन सीखता है। बचपन में हर एक बच्चे की तरह चोरी करता है,
पैसे चुराता है, मांस खाता है, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ने की बात हो रही है, पर मां को झूठ नहीं बोल सकता है, इसलिए उसने मांस खाना नहीं छोड़ा। कि वो मां, उसको ये बात तो समझ में आ रही थी कि मांस खाने से वो शेख मेहताब की तरह बहुत बड़ा तगड़ा आदमी बन सकता है और अंग्रेजों से लड़ने के लिए तो तगड़ा होना पड़ेगा, पर मां को झूठ नहीं बोल सकता है, इसीलिए छोड़ देता है। और जब कर्जा हो जाता है तो कर्जे के बाद जो है वो बाप से, पिताजी से माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि पिताजी गुस्से वाले हैं, गुस्सा खुद पर उतारते हैं। एक चिट्ठी में लिखता है, 15 साल का मोहन जो है वो चिट्ठी में क्या लिखता है? लिखता है कि मुझसे ये बहुत भयंकर भूल हो गई है, ये चोरी की स्वीकृति है और मुझे इस चोरी का बहुत पश्चाताप है, और मैं चाहता हूँ कि इस चोरी की जो मुझसे भूल हुई है उसका प्रायश्चित करने के लिए मुझे आप सजा दे सकते हैं। मैं बताऊं कि ये 15 साल का मोहन पूरी खुद तो सीखता है, पर दुनिया भर, अपनी जिंदगी भर और दुनिया को क्या सिखाने जाता है? 3 चीजें सिखाता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर मिस्टेक, repentance on your mistake, and willingness to accept punishment for the mistake you have done. मैं देख रहा हूं कि इस देश में इतनी सारी चीजें हम एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, इतने जुल्म गुजार रहे हैं, न कहीं एक्नॉलेजमेंट है, न कहीं रिपेंटेंस है, सजा की बात तो बहुत दूर है। ये देश है आज हमारा। तो क्या हम मोहन से इतना नहीं सीख सकते थे? मोहन कॉलिंग मोहन से। मोहन कॉलिंग मोहन का जो पात्र बना है, वो पात्र खुद अपने आप से उसने अपने चरित्र को बनाया है। नई पीढ़ी को ये बताने की ज़रूरत है कि इस चरित्र से बना हुआ वो व्यक्ति जो है लोहे के समान मजबूत होकर के एक दुबला पतला अधनंगा फकीर जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के सामने खड़ा हो जाता है, और उससे ब्रिटिश एम्पायर जो है वो डरने लगी है कि इस आदमी का क्या किया जाए। इस देश को अगर उसने पहली बार चंपारण में अगर कुछ सिखाया तो वो था कि अभय का व्रत दिया उसने। देश तो आज फिर जो है वो भय के माहौल में है, खड़ा होकर के सच बोलने की हिम्मत खत्म हो गई है। गांधी ने वो हिम्मत जो है किसानों को दे दी थी कि खड़े हो और सच को बोलो, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। आज समय आया है कि हमको फिर से एक बार स्टैंड अप और बी काउंटेड करना है, और ये हमको मोहन से सीखना है। तो ये जो चरित्र का मतलब जो है, जो गुड कैरेक्टर जो हमको प्रिंसिपल लिख के देता है या हमारा एम्प्लॉयर लिख के देता है, वो नहीं है। गुड कैरेक्टर जो है हमारे अंदर की शक्ति, अभय की शक्ति है, देता है। और उसने क्या सिखाया इस चरित्र के निर्माण में? उसने कहा कि मैंने करके देखा है। करके देखा है ऐसे मुझे आपको बताऊं कि करके देखने में और बोलने में क्या फर्क है। दुखद बात यह है कि आज जो है गांधी सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल्स की क्यूरियोसिटी बनकर रह गया है कि गांधी संभव है, गांधी प्रासंगिक है या नहीं है। इस पर ढेरों किताबें लिखी जाएगी, ढेरों चर्चाएं होंगी। गांधी जो है वो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की बात नहीं है। गांधी जो है कॉमन मैन्स कंसर्न बनना चाहिए, ये मुद्दा है, इसको हमको समझना है। बाकी तो बहुत लेक्चर आप सुनेंगे जिस पर बहुत सारा बौद्धिक होगा, चिंतन होगा, पर व्यवहार में लाने के लिए गांधी जो हैं, दांडी के समय जो है लोगों को लगा कि ये बड़ा अजीब आदमी है, नमक उठाएगा, नमक उठाने से देश में क्रांति होगी। तो मोतीलाल नेहरू ने लिखा कि भाई आप बाकी बात तो सब ठीक है, पर आपको लग रहा है कि आप नमक यात्रा करके दांडी में नमक उठाएंगे और अंग्रेज की सरकार हिल जाएगी। 6 पन्ने का पत्र था। तो गांधी जो है वो जल्दी में थे, पोस्ट कार्ड लिख दिया, सिर्फ लिखा मोतीलाल नेहरू और उसका एड्रेस लिख करके कहा करके देखो। और मोतीलाल नेहरू इतनी इज्जत तो गांधी की करते थे, तो उन्होंने जो है वो डिक्लेयर किया, मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में डिक्लेयर किया कि वो इलाहाबाद के चौक में जाकर के नमक बनाएंगे। और अभी तो सुबह 4 भी नहीं बजे थे और दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला तो पुलिस वाले खड़े थे। कहा कि आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा।
कहा क्यों? तो कहा आप इस देश का नमक का कानून का उल्लंघन करके कानून तोड़ने वाले हैं। तो उसने कहा ठीक है भैया, मुझे थोड़ा तैयार होने में 2 मिनट लगेगा, मैं आपकी इजाज़त हो तो खत लिख दूं। तब पुलिस वाले ज़्यादा अच्छे थे, इतना टाइम देते थे। तो पुलिस वाले ने कहा हाँ सर लिखिए लिखिए, आप खत लिखिए। उसने लिखा गांधी साबरमती आश्रम और लिखा करके देख लिया। तो ये जो करने की बात है, गांधी जो है वो करने की बात करता है। करते हुए उसने कहा कि व्यक्तिगत चरित्र को संवारने के लिए, संजोने के लिए, विकास करने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, जिसके लिए हमारे बहुत बच्चे आजकल क्लासेस भरते हैं, क्योंकि MBA के अंदर भी सिखाया जाता है कि सेल्फ को डेवलप करना है। बट उस सेल्फ डेवलप के अंदर जो है सेल्फ सफरिंग नहीं होता है, ओनली मी होता है एंड मी फर्स्ट होता है। वो सिखाने के लिए MBA की क्लासेस चलती हैं। तो वहाँ पर जो है गांधी जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको एकादश व्रत देता है। और मुझे पक्का पता होना चाहिए कि आप लोगों को इस एकादश व्रत के बारे में पता है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान से हैं। जब गांधी ने कहा कि मैं अपनी भूमि से उखड़ना नहीं चाहता हूँ, तो वो कह रहा था कि ये तो हमारी संस्कृति है। क्या है हमारी संस्कृति? हमारी संस्कृति में अपने आप के विकास के लिए, अंतर्मुखी विकास के लिए 5 यम नियम है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय, है ना? ये 5 तो यम नियम हैं। अगर आपको अपनी आत्मा का भी विकास करना है तो यम नियमों को, गांधी और नो गांधी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। गांधी 2 व्रत और जोड़ता है। एक जोड़ता है कि सत्य बोलने वाला आदमी जो है उसके पास अभय होना चाहिए। अभय का मतलब अंग्रेजी में फियरलेसनेस ही होता है। पर गांधी का अभय जो है वो सिर्फ फियरलेस नहीं है, वो सिर्फ मुन्ना भाई नहीं है जिससे सब डरें। उसमें ये कहना है न मैं किसी से डरूंगा और न मैं किसी को डराऊंगा। आजकल एक और अभय चल रहा है कि मैं किसी से नहीं डरूंगा पर नहीं डराऊंगा, ऐसी कोई प्रॉमिस तो नहीं दे रहा है। तो गांधी जो है उस अभय को सत्य के साथ जोड़ रहा है और उसके साथ साथ कहता है ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो स्त्री संसर्ग से मुक्ति ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ जो है जीवन में संयम पूर्वक वर्तन करने की बात है। तो वो संयम पूर्वक वर्तन करने के लिए अस्वाद का व्रत ले आता है। और उसके बाद कहता है कि शरीर श्रम से शरीर को स्वस्थ बनाना है, क्योंकि हमको डिग्निफाइड, आत्मसम्मान युक्त उत्पादक रोजगार में जुड़ना है। साहब बता रहे थे, अभी साहब बता करके गए, इस देश के आर्थिक सलाहकार आपको बता करके गए हैं कि भाई ATM मशीन लगा देने से वैल्यू चेन देखी आपने, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। क्या इस देश का हर जवान जो है, मुझे दुख होता है, मैं बहुत दिली दुख के साथ ये बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। हम लोगों ने सब ने अपनी अर्बन सोसाइटीज़ बड़े बड़े फ्लैट बना लिए हैं, ATMs खोल दिए हैं। वहाँ पर ये गांव से आने वालों के लिए यूनिफॉर्म डाल करके CCTV कैमरा दे करके इनको हमने जो है अपने गोरखे बना लिए हैं और हम समझ रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ये एम्प्लॉयमेंट है, ये डिग्निफाइड रोजगारी है, इससे कुछ उत्पादन हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि हो रहा है, और गांधी नहीं चाहता था। इसीलिए मुझे बड़ा दुख हुआ जब ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जब आई, उसका नाम महात्मा गांधी के साथ जोड़ दिया था। महात्मा गांधी खड्डा नहीं खोदना चाहता है, वो चाहे जिस सरकार ने किया हो, ये सरकार या वो सरकार, मैं उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं करता हूँ। सरकार सरकार है और राज्य राज्य है, और गांधी इस राज्य का विरोधी था। ये बात आप याद रखिए। जितनी सारी डिबेट चली है, गांधी जो है एक विकेंद्रित व्यवस्था चाहता है। आ रहा हूँ, समष्टि पे आ रहा हूँ, व्यक्ति को पूरा करने दो। 3 और बातें उसने कहीं अपने 11 व्रतों में, मैंने 8 गिनाए और 3 थे सर्वधर्म संभाव, स्पृश्य भावना, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी और स्वदेशी। याद रहे कि ये जो हमने देखा ग्राफ, बहुत सुंदर ग्राफ लगा कि स्केल इकोनॉमीज आप अवॉइड कर रहे हैं। आप छोटे यूनिट जो हैं, न तो वो एम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, न तो वैल्यू एडिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। पर आपने शूमाकर को नहीं पढ़ा?
कि सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज जो स्केल में गई उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक्सटर्नलिटी शब्द हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इकोनॉमिक्स में एक बहुत सुविधा है, यू कैन ऑलवेज अस्यूम दैट देर आर एक्सटर्नलिटीज विच डोंट कम इन टू योर मॉडल, सो योर मॉडल लुक्स गुड. So the social and environmental externalities are not the concern of an economist. गांधी इसी को तो कह रहा है कि ये खंड दर्शन है, मेरा दर्शन अखंड दर्शन है. मैं पूरे मानवता की बात कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स, बिकॉज पार्ट एनालिसिस इज अ मैकेनिस्टिक एनालिसिस. द होल इज मोर देन द समेशंस ऑफ पार्ट्स. ये बात समझने की है, क्योंकि होल का स्वरूप जो है वो पार्ट को मिला करके नहीं बना है. नहीं तो हमारे भी तो पार्ट है ना, ये हाथ है, ये पैर है, ये आंख है, ये वो है. सुपर स्पेशलाइजेशन इसीलिए तो हो रहा है ना कि भैया आपको अगर बाईं आंख में दर्द है तो आप आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि भाई आई एम अ राइट आई स्पेशलिस्ट, गो टू ए लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट. तो ये जो हो रहा है उससे बच करके जो बात गांधी समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये कह रहा है कि इन 11 व्रतों के साथ आप कोशिश करके देखिए. बचपन में आपके माँ बाप ने भी तो यही बोला था, सच बोलो, सत्य बोलते रहो. जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते गए फिर आपको कहा गया कि अच्छा बेटा सत्य बोलना, बेटी सत्य बोलना तो ठीक है, पर दुनिया झूठ से चलती है, इसलिए थोड़ा झूठ भी सीख लो. और फिर क्या हुआ कि हम झूठ ही सीख रहे हैं, सच नहीं सीख रहे हैं. हाँ, तो ये बात अगर आपकी समझ में आ रही है तो गांधी जो है वो लगा हुआ है, मोहन जो है वो लगा हुआ है. पूरी जिंदगी आप उसकी परीक्षा देख सकते हैं. उसने गलतियां की, कौन नहीं करता है? आखिर इंसान ही तो गलतियां करता है. कौन कहता है कि गांधी ने कोई गलती नहीं की? गांधी कोई महात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं है. गांधी इंसान है, पर बनता हुआ इंसान है, हमेशा बनने वाला इंसान है. इस इंसान ने कहा कि मैं जो आज कह रहा हूं उस पर विश्वास मत करना, मैंने जो सबसे अंत में कहा है उस पर विश्वास करना, क्योंकि मैं हर रोज सत्य की खोज करता हूं. जैसे मुझे नया सत्य मिलता है मैं करता हूं. यह है व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए हमको संकल्प और व्रत की जरूरत है. एकादश व्रत हैं, मंगल प्रभात में लिखे हुए हैं. लेटर्स फ्रॉम यरवड़ा भी उनको कहा जाता है, आश्रम ऑब्जर्वेंसेस भी कहा जाता है, और वो भी छोटी सी किताब उपलब्ध है. नई पीढ़ी को मेरा सुझाना है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गुरुओं के पास न जाइए, पर सिर्फ इस किताब को पढ़ लीजिए तो सारे गुरुओं के गुर उसमें लिखे हुए हैं. जो बुढ़ा कर रहा था, मैं गांधी को बड़े प्यार से बुढ़ा कहता हूँ, मेरा अपना लगता है इसीलिए. तो बुढ़े की वो छोटी सी किताब देख लेना तो लगेगा कि यार ये बुढ़ा भी तो अपने जैसा ही बड़ा हो गया. एक गलत बात जो हम करते हैं कि गांधी को हमने हमेशा मैंने भी अपने बचपन से गांधी को हमेशा बुढ़ा ही देखा. अरे भाई गांधी कभी मोहनदास स्मार्ट लड़का भी होगा ना, तो कभी उसको भी तो प्रोजेक्ट करो, तो नई पीढ़ी को लगे नहीं यार ये भी ऐसा ही था. नहीं तो ऐसा लगता है ऐसे ही पैदा हुआ होगा, गंजा बुढ़ा. ऐसा नहीं था. मोहन जो है बना है, मोहन जो है वो एक ऊंचाई तक पहुंचा है. अब मैं बात कर लूं थोड़ी सी समष्टि की. समष्टि की समस्या 2 है. एक जो मैंने कहा कि हम लोग एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, और ये देश तो खास जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बहुत सारी राजनीति तो हो जाती है, पर हमारे दिलों के अंदर गांधी कह रहा है प्रेम बल पैदा करो, और इस प्रेम बल से बात बनेगी. और प्रेम बल के विरुद्ध में क्या हो रहा है? प्रेम बल के विरुद्ध में पश्चिमी सभ्यता की बहुत सारी बातें उसने सीखी. अच्छा ये मत मानना कि मैं सिर्फ जब ये डिस्कोर्स दे रहा हूं तो ये लगेगा कि यार ये फिर से वो पुराना 11वीं सदी का आदमी आ गया है. गांधी 11वीं सदी का नहीं है. सारी म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, गांधी कहता है कि तुमको अगर अच्छा पॉलिटिशियन बनना है तो म्यूनिसिपल काउंसिलर बनो, क्योंकि जवाबदारी साथ में स्वस्थ और सुंदर रहने की है. ये जवाबदारी बता रहा है वो. इसीलिए समष्टि का जब वो ख्याल कर रहा है तब वो मॉडर्न है. वो सैनिटेशन समझता है, पर वो झाड़ू सिर्फ सड़क पे नहीं मारता, झाड़ू अंदर थोड़ा अपने दिल में भी मारता है. ये झाड़ू अंदर मारने की भी जरूरत है. और समष्टि की हमारी पहली समस्या ये है कि हमारे पास प्रेम बल नहीं है.
मैं आपको बताऊं कि इस आदमी की सेल्फ सफरिंग को लेकर के 1932 में इस देश के अंदर आपको कल्पना नहीं होगी। देश के कोने कोने में सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बड़े मतलब सवर्ण लोग सब बैठे थे। कहा कि साला बुढ़ा मर जाएगा, खोल दो मंदिर, क्या फर्क पड़ता है। सदियों से जिन्होंने मंदिर नहीं खोला था, वो मंदिर अचानक जो है मंदिरों के द्वार खुल गए। उससे हरिजनों का उद्धार हो गया, ये मत समझना, पर एक भावना जागृत हुई कि हम दिल से ये मान रहे हैं कि हमारे और आपके बीच कोई भेद नहीं है। उस कबीर की परंपरा में जो है वो आ रहा है। कबीर भी गांधी की ही तो बात कर रहा था, और उसकी हिम्मत तो थी। जैसे गांधी ने सबको गले लगाया, तो कबीर तो जो है वो खड़े होकर के कहता है, काकर पाथर जोड़कर मंदिर दियो, मस्जिद दियो चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरो हुआ खुदाए। तो मुसलमान को कह रहा है कि काकर पाथर लेकर के तुमने मस्जिद चिना दिया, उसके ऊपर बांग दे रहे हो तो क्या बहरा हो गया है। हिंदुओं को क्या कहता है, पाहन मिले पाहन पूजे हरि मिले, पाहन यानी पत्थर, पाषाण, पाहन मिले हरि, अगर पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। पत्थर की पूजा करते हो, उससे तो चक्की अच्छी है। दोनों को झाड़ रहा है और गांधी दोनों को गले लगा रहा है। इस परंपरा में है मोहनदास, इस परंपरा में समष्टि की परंपरा में आ रहा है। दूसरी बात, समष्टि की दो बात, छोटी छोटी बातें रखूंगा, समय कम है। गांधी कह रहा है कि पश्चिमी सभ्यता से के विज्ञान से मुझे समस्या नहीं है, मुझे समस्या ये है कि पश्चिमी समाज की विज्ञान से प्रकृति के रहस्यों और गहराइयों को समझने के बाद जो वो कुछ कर रहा है, वो सारी चीजें अपने शरीर सुख के लिए कर रहा है। द होल सिविलाइजेशन इज बॉडी फोकस्ड, और उसका बॉडी फोकस्ड का एक उदाहरण जो है मैं आपकी इजाज़त से पढ़ना चाहता हूँ। ये गांधी ने नहीं लिखा है, उसने तो सिर्फ कहा कि आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, बड़े मकानों में रहेंगे, और पहले जो है तलवार से चलाते थे, अब वो चकरड़ी वाली पिस्तौल जो है वो रैपिड फायर करती है, उससे आप फायर करेंगे। तब AK-47 नहीं आया था, नहीं तो वो भी लिख देते। पर इससे क्या ये सभ्यता है, ये सिविलाइजेशन है? अच्छे बहुत ज़्यादा कपड़े पहनना, बहुत बड़े घरों में रहना, ये सिविलाइजेशन है? BMW चलाना और इतनी स्पीड से चलाना कि आजू बाजू मोटरसाइकिलों को उड़ा देना, ये सभ्यता है? हो रहा है ना सड़क पर, रोड रेज हो रहा है ना। अब वो तो छोड़िए, पर 1999 में एक बड़ी फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं जर्मेन ग्रियर, द होल वुमेन करके किताब में उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ता हूँ। उसके कुछ शब्द मुझे भी समझ में नहीं आए थे, पर उसका अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी आ गया, और आपको शायद अंग्रेजी मेरे से ज़्यादा अच्छी भी आती हो। The UK beauty industry takes 8.9 billion a year out of women's pockets. Magazines financed by the beauty industry teach little girls that they need makeup and train them to use it, to establish their lifelong reliance on beauty products. No content with showing pre-teens how to use foundations, powders, concealers, blushers, eyeshadows, eyeliners, lip liners, lipstick, and lip gloss. The magazines identify problems of dryness, flakiness, blackheadness, shininess, dullness, blemishes, puffiness, oiliness, spots, greasiness, that little girls are meant to treat with moisturizers, fresheners, masks, packs, washes, lotions, cleansers, toners, scrubs, astringents, none of which will make the slightest difference, and all of which would cost money the child does not have. Now, pre-teen cosmetics are relatively cheap.
but Fair and Lovely 5 rupees. Preteen cosmetics are relatively cheap, but within a few years, more sophisticated marketing will have persuaded the most level-headed young women to throw money away on all chemical preparations containing anything from silk to cashmere, pulse, proteins, royal jelly, placenta extracts, ceramides, biotin, collagen, phytotensors, bisabolol, jojoba, hydrocaptors, serine fruit hydroxyl acids, oleospheres, corneospheres, nanovectors, glycerol, anything real or phony that might fend off her imminent collapse into hideous disreptitude. भैया मैं नहीं कह रहा, जर्मेन ग्रियर कह रही है, गांधी नहीं कह रहा है। अब आगे मैं इतने एग्जाम्पल पढ़ सकता हूं कि सारा दारो मदार इस बाजार का डिमांड क्रिएट करने पर है। समष्टि की समस्या समझ रहे हैं? आपको एमबीए में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि मार्केट कैसे क्रिएट करोगे। सो आप देख रहे हो मार्केट कैसे क्रिएट हो रहा है। बोर्नवीटा पिला करके जो है वो लड़की इतनी शक्तिशाली बन रही है कि वो सारी दुनिया को पीछे छोड़ देती है। मैंने बचपन में पिया पर मुझे तो रिकेट्स हो गया। झूठ, बाजार कितना बड़ा झूठ खड़ा करता है। गांधी कह रहा है कि समष्टि की समस्या, इस आधुनिक समष्टि की समस्या जो है वो प्लीज ध्यान रखिए, वो ये समस्या है कि इन सारा चीज़ों का जो उत्पादन है जिसके पीछे आप टेक्नोलॉजी लगाते हैं, मुझे तो तब हंसी आती है जब टूथपेस्ट जैसी चीज़ के लिए भी जर्मन टेक्नोलॉजी का हवाला दिया जाने लगा। पेप्सोडेंट की जब एडवर्टाइजमेंट आती थी तो एक छोटा लड़का जो है दिखाया जाता था, वो डिशुम 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 का, और उसमें वो कहता था टीचर की 2-2 आइसक्रीम मत खा। तो वो कहता नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि तू 2 नहीं 4 आइसक्रीम खा, क्योंकि पेप्सोडेंट जर्मनी टेक्नोलॉजी से बना हुआ टूथपेस्ट सारे कीटाणुओं को मार देता है। तो समष्टि की समस्या गांधी ने समझी, 2 बातें कही, स्वदेशी और विकेंद्रीकरण। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग भले एमएसएमई पर, मैं इस एनालिसिस को गलत नहीं ठहराता हूँ, एफिशिएंसी का मैं सम्मान करता हूँ, मैं खुद अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मुझे एफिशिएंसी के बारे में प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई वैल्यूलेस एफिशिएंसी नहीं होती है। ये एज्यूम्ड मॉडल है, इसके अंदर वैल्यूज बाहर रखे गए हैं और वैल्यूज बाहर से आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर हमला कर रहे हैं। क्या बनाएंगे आप इस देश में? हमको फेयर एंड लवली बनाना है। जिस न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, इन्फेंट न्यूट्रिशन की बात ये कर रहे हैं, वो आप स्लम की लड़की को जब 5 रुपए मिलते हैं तो वो लेयर्स का या वो बालाजी का पैकेट लाके चिप्स खा रही है, घर की बनी रोटी नहीं खा रही है। फेयर एंड लवली लगा करके जो है वो एनीमिक है, पर अपने को गोरा और लिपस्टिक से लाल कर रही है। भाई मेरी ये समस्या है, गांधी की ये समस्या है। तो गांधी ने कहा कि विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के अंदर खाने की, रोटी कपड़ा और मकान की सेल्फ सफिशिएंसी तो खड़ी कर लो, उसके बाद दुनिया से व्यापार कर लो। कौन मना कर रहा है एक्सपोर्ट? भाई जो एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट करने वाला कंट्री चुपचाप बैठा रहेगा, हाँ बेचते रहिए हम लेते रहेंगे। कितना बड़ा एजम्पशन है। उनको नहीं ग्रो करना 8% पे, सिर्फ आपको 8% पे ग्रो करना है। तो ये जो पार्शियल अप्रोच है, गांधी इसको चैलेंज करता है। गांधी कह रहा है कि मेरी आपकी समष्टि के अंदर ये खतरनाक चीजें आप मत करिए। अब होता क्या है देखिए, मेरी अंतिम बात है, मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल जवाब भी हो। मेरी बहन ने जो है वो अनाउंसमेंट बहुत कड़क करी थी कि ऐसा 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 करना, पर रिक्वेस्ट करने में बहुत नरम है। ठीक है, तो मेरी अंतिम बात यह है कि अगर आपको व्यक्ति के व्यवहार से सेल्फ डेवलपमेंट समझ में आया और अगर आपको समष्टि की समस्या समझ में आ गई, तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति की समस्या जो आज सबसे गंभीर समस्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी समस्या अपने आप हल
साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व होती है। अब मुझे बताइए कि क्या गांधी एक बनिया नहीं था जिसने क्या कहा कि थोड़े में गुजारा करो, थोड़े में गुजारा करोगे तो तुमको लाभ ज़्यादा मिलेगा। लाभ क्या है? लाभ फिजिकल चीज़ों का नहीं है, आनंद का है, ठीक है ना। तो आनंद जो है वो तो बढ़ता है, हाँ। और जब ये होता है, जब दुनिया की पूरी डिमांड जो है फिजिकल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस की डिमांड कम हो जाएगी, तो हम उस पर कम हमला बोलेंगे। ये सारा मानवता का समाज जो है लो रिसोर्सेस ऊपर ज़्यादा हैप्पी रहेगा, हाई रिसोर्सेस पर दुखी रहेगा। उसके लिए सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होगी। कभी आपने देखा कि एग्रीकल्चर समाज के अंदर जो है कोई इंटरनेशनल क्राइसिस हुई और कॉन्फ्रेंस हुई? इस आदमी के 10,000 साल की सभ्यता में जितनी कॉन्फ्रेंसेस क्राइसिस पे अभी हो रही हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा के अंदर या इंडस्ट्रियल एरा के अंदर, उतनी कभी नहीं हुई थी। तो गांधी सिर्फ ये कह रहा है, प्लीज स्टॉप, वेट, थिंक, सोचो। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रकृति के साथ हम अपने आप अपना जो इक्वेशन है, सामंजस्य है, हार्मनी को स्थापित करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ इतनी छोटी सी बात कह रहा था और बाद में ये कह रहा था कि अगर इस सत्य को आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और मेरी अंतिम बात है, अगर इस सत्य को आप देख सकते हैं और अगर आप इस सत्य के साथ मेरे साथ सहमत हो सकते हैं, तो इस सत्य की लड़ाई के लिए, सत्याग्रह के लिए पहले अपने से शुरू करके दुनिया के सामने पूरी ताकत से खड़े हो जाइए, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, क्योंकि वो तो अकेला ही खड़ा हुआ था। चला था वो अकेला ही। मैं चला था, मंजिले का क्या है वो, लोग आते गए और कारवां बनता गया, ये बात है। तो मुझे तो लगता है, मैं यूनिवर्सिटी में ही था, मेरे बच्चों के साथ तो ये बातचीत करता रहता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, समस्या मन की है, समस्या मशीन की नहीं है। जितनी मशीनें लाएंगे, एक मशीन दूसरी मशीन को बुलाएगी। मशीनों से समस्या का समाधान नहीं है, समाधान मन से है। और गांधी उस मन पर असर करना चाहता है और उसके बाद उस तंत्र को असर करना चाहते हैं। सेल्फ रेगुलेटेड इंडिविजुअल्स एज अ कलेक्टिव हैज बेटर चांसेस टू गेट ए मोर सेल्फ गवर्नेंट सोसाइटी यूजिंग लेस नेचुरल रिसोर्सेस इज द की ऑफ गांधीज मैसेज। तो मेरे लिए ये था कि आज 150 में सिर्फ मैं अदम के शेर को याद कर लूँ कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, ऐसा मुझे गांधी कहता प्रतीत होता है। शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ। शुक्रिया।